नमस्कार। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मई 2024 में हम इसको सीधा सीधा महसूस कर रहे हैं। इसमें हम खेती करने वालों की कितनी भूमिका है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और इसका कृषि पे क्या प्रभाव होने वाला है, इस विषय पे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि खेती से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन के 4 ही कारण हैं मुख्य, और उन 4 कारणों में हमारी एज ए किसान, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, हम लोगों की क्या भूमिका है। और यदि हमें भूमिका का ठीक से पता हो गया तो हम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे हमारे स्तर पर। इस जलवायु परिवर्तन का सबसे मेन कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना। यदि हम जाने अनजाने या किसी भी वजह से यदि पेड़ काट रहे हैं तो वो इसका एक कारण है। हमें वो नहीं करना चाहिए। हम जितना कर सकें उतना हम प्लांटेशन की तरफ जाएं, हम पेड़ लगाएं, हर मेड़ पे हम पेड़ लगाएं। दूसरा मेन वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इसके लिए हम सीधे तौर पर तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम कहीं न कहीं हल्के फुल्के जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बात ज़्यादा अपन अपने हिस्से में नहीं लेते हैं। तीसरा मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन का है फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत कृषि क्रियाएं, जिसमें कई आती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उसमें जैसे कि पडल ट्रांसप्लांटेड राइस से बहुत ज़्यादा मीथेन इमिशन होता है, यानी कि जो गड्ढे का दहन है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जुताई करना, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना, तो इस तरह की चीज़ें जो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, उनको हम संतुलित करें। और ये जो जुताई वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जितनी ज़्यादा जुताई उतनी अच्छी पैदावार, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, वर्तमान परिस्थितियों में ये ठीक प्रतीत होता दिख रहा है, क्योंकि हमारी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है। ये एक सीमेंट कह दो या एक ईंट कह दो, उसकी तरह हो गई है। तो जब आपको पौधा लगाना होगा तो आप ईंटों के ऊपर पौधा लगाओगे तो ईंटों को तोड़ के उसको बारीक पाउडर बना के फिर ही पौधा लगाएंगे। लेकिन यदि गमले में आपको मिट्टी और खाद का मिश्रण दिया जाए तो वहाँ आप उसको वहाँ जुताई नहीं करेंगे। ये हमारी सीमेंट जैसी ज़मीन होगी, क्योंकि इसमें खाद नहीं है, इसलिए हम जुताइयाँ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हम अननेसेसरी जुताई ना करें, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और चौथा मुख्य कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हम कोयला जलाते हैं या जो ईंधन के रूप में हम पेट्रोल या डीजल जलाते हैं, वो भी एक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसको भी हम, यदि कोई अननेसेसरी हमारे खेतों में कोई ऑपरेशन है जैसे जुताई वगैरह, तो उसको अवॉइड करके इस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये मुख्य वजह है जलवायु परिवर्तन की। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमें पढ़ाया जाता था जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो हमें लगता बहुत, उसको हम प्रैक्टिकल तरीके से नहीं देखते थे। हाँ ठीक है, आगे का विषय है, आगे ऐसी समस्या आएंगी। लेकिन पिछले 10-12 साल में जो मैं फील किया अभी रिसेंट में, उसमें लग रहा है कि वो कितनी व्यवहारिक पढ़ाई थी। वैसे ही जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको लगे कि ये कोई बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, मेरे लिए क्या काम की है, पर ये वास्तव में आप हर एक किसान के लिए, हर एक खेती करने वाले आदमी के लिए उपयोगी है। क्योंकि ये हमें, खासकर इंडिया को, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है जलवायु परिवर्तन। और उसका कारण ये है कि जो देश भूमध्य रेखा के आसपास हैं, इक्वेटर के आसपास हैं, जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, ज़्यादा गर्मी रहती है, उन देशों में जलवायु परिवर्तन का असर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो पोलर की तरफ हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की साइड है, जहाँ बर्फ़ की साइड जो देश हैं,
उनके भूमध्य रेखा से जो दूर हैं उनके ऊपर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। जो दुर्भाग्य से ज़्यादातर विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज़ भूमध्य रेखा के आसपास है, इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और उसका कारण ये है कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे कहाँ? हमारी खरीफ सीज़न, गर्मियों का सीज़न चला जाएगा, हमारी गर्मियाँ बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा गर्मियों की संख्या बढ़ जाए, दिनों की संख्या बढ़ जाएगी, हमारा रबी वाला सीज़न चला जाएगा। लेकिन जो ठंडे देश हैं उनके लिए तो ये अपनी खरीफ वाली फसलें भी वो लगा सकते हैं, उनके लिए तो हो सकता है वो एक नई अपॉर्चुनिटी लाए। तो हमें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूमध्य रेखा के आसपास हैं। हमारे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हम होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसका एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का क्या असर होगा। अब ये क्लाइमेट चेंज सिर्फ किताबों की बातें नहीं रह गई है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और आप और हम की लाइफ को सीधा सीधा ये प्रभावित करेगा। हमने कारण जान लिया, अब हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर पे इसका क्या असर होगा। सबसे बड़ा असर ये होगा कि जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी एक्टिविटी है वो फास्ट होती है, तो जो भी एक्टिविटी हो रही हैं, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहे हैं वो बहुत फास्ट हो जाएंगे। पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी जो पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया है वो उसमें कमी आएगी और रेस्पिरेशन बढ़ेगा, श्वसन बढ़ेगा, जिससे पौधे की एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। सबसे बुरी बात ये होगी कि जो फसलों का अवधि है वो कम हो जाएगी। वो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो पौधा अपना जीवन कम समय में पूरा करेगा, और इससे हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो आज हम फसलें उगाते हैं, हो सकता है कि आने वाले कुछ 2-5-10 साल में वो फसलें हम नहीं उगा पाएँ उस बढ़े हुए टेम्परेचर में, उन वेदर अबनॉर्मेलिटीज़ में, जो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, कभी बहुत लंबा सूखा, कभी बहुत ज़्यादा पानी, कभी पाला। तो उन परिस्थितियों में हो सकता है हमारी वर्तमान जो फसलें हैं वो हम ना कर पाएँ, वो चेंज हो जाए। ये खेती है, ये पोलवार्ड शिफ्ट होगी, यानी कि जो जहाँ आज बर्फ़ जमी हुई है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की साइड, उस साइड एग्रीकल्चर शिफ्ट हो जाएगी, और संभवतः भूमध्य रेखा के आसपास खेती करना भी बहुत मुश्किल हो जाए। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, इसका भारत की खेती पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। जब डिकम्पोजिशन, सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा, एक तो वैसे ही भूमध्य रेखा के आसपास के देशों में कार्बनिक पदार्थ की कमी है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और ज़्यादा तापमान पे कार्बनिक पदार्थ जल्दी सड़ता गलता है, और जल्दी सड़ता गलता है उसका CO2 के रूप में वो बहुत ज़्यादा कार्बन का वायुमंडल में ह्रास हो जाता है। वो ज़मीनों में वैसे ही कार्बन की कमी हो रही है, ऐसे में और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो डिकम्पोजिशन और फास्ट हो जाएगा, और हमारी ज़मीनों में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो जाएगी। और कार्बनिक पदार्थ ज़मीन की आत्मा होती है, यदि कार्बनिक पदार्थ कम हो गया तो खेती करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर हम ये चिलेटेड न्यूट्रिएंट और ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र और ये सीवीड और ये 1 किलो की बोतल और वो 2 किलो का थैला, इनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा जो फ़र्क क्लाइमेट चेंज से खेती पे आने वाला है वो है कि क्लाइमेट के एक्सट्रीम बढ़ेंगे, यानी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, कभी बहुत लो टेम्परेचर, कभी पाला, तो कभी बहुत आंधियाँ, कभी बहुत लंबा सूखा, तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश, जिसमें से बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगी। ऐसी सिचुएशन भविष्य में ज़्यादा बनने वाली हैं। ऐसा हमने 2023 में फेस किया है कि 1 अगस्त के महीने में सोयाबीन की फसल में बहुत लंबा सूखा हमने देखा, और उसके बाद में सूखा निकलने के बाद में हमने बाढ़ जैसे हालात देखे, और फसल पकाव के ऊपर असमय बारिश तो अब आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज का असर रबी फसलों में खासकर देखने को मिलेगा, खरीफ में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ठंड का टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी जो नंबर ऑफ कूलर डे हैं, जो हमारा रबी का सीजन है, जो अभी
आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक होता है। हालांकि मार्च तो नहीं कह सकते, 15 मार्च के बाद में हालात ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च का जो समय है वो हमारा धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। और यदि ये सीजन रबी वाला छोटा हो जाता है तो हमारी गेहूं की वैरायटियां, हमारी ये 5 महीने में पकने वाली वैरायटियां नहीं चल पाएंगी। जो बहुत ज़्यादा उत्पादन देने वाली किस्में हैं वो नहीं चल पाएंगी। हमें मजबूरन 4 महीने में पकने वाली ये किस्मों पे जाना पड़ेगा जिनका उत्पादन कम होगा। यदि किसी भी फसल की अवधि बहुत कम होती है तो ये मानिए कि उसका बायोमास, उसके पौधे का वो पूरा जो उसका बायोमास है, यानी कि उसका जो भार है वो कम होगा। और पौधे का जब शरीर ही नहीं होगा तो उसमें पैदावार तो ओबियसली कम आएगी। तो ये सबसे नेगेटिव चीज़ हमारे साथ होने जा रही है। और ये गेहूं में हम फेस भी कर रहे हैं। गेहूं में टर्मिनल हीट स्ट्रेस क्लाइमेट चेंज का ही एक इशारा है कि लास्ट टाइम में जब हमारे मार्च में फसल पकती है उस टाइम में गर्मी बढ़ जाती है, और जो फसल 1 महीने में पकने वाली होती है वो आपकी 20 दिन में ही पक जाती है और वो दाना एकदम चिपक जाता है। तो ठंड के दिनों की संख्या कम हो रही है और गर्मियां बढ़ रही हैं। एक तो बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे हम जा रहे हैं, दूसरे गर्मियों के दिनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा पानी की कमी होगी। पानी की कमी सीधा भी दिखेगा, जल स्रोतों में भी पानी की कमी होगी। इसके अलावा आपकी ज़मीन में भी पानी की कमी होगी। यदि कोई हाड़ौती संभाग का आदमी है तो ये जानता है कि मतलब पानी जल स्रोतों का ही नहीं, ज़मीन का पानी धारण करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ कम हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ कम हो ही रहा है और हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ कम होता ज़मीन आपकी पानी को पकड़ के नहीं रख पाएगी। और इस कोटा संभाग में मध्य प्रदेश के एरिया में जहाँ 105 दिन की वैरायटियाँ JS 335, JS 9305 जैसी वैरायटियाँ लेते थे, उसी एरिया में हम मजबूर हैं कि 80-85 दिन की वैरायटी लें, क्योंकि इस ज़मीन में पानी को धारण करने की क्षमता नहीं, पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती। और सबसे बुरी बात यह है कि यदि टेम्परेचर यही क्लाइमेट चेंज का असर रहा, क्लाइमेट चेंज में कई चीज़ें चेंज होती हैं, क्लाइमेट के सभी पैरामीटर चेंज होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः टेम्परेचर को लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर आम लोगों के समझ आता है। तो टेम्परेचर में ही यदि देखें तो यदि टेम्परेचर बढ़ता है, और भी चीज़ें बढ़ेंगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी आप ऊपर देख रहे हो, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और ये सब पेड़ पौधे, और ऐसे ही ज़मीन के अंदर इनसे ऊपर देख रहे हो उनसे भी ज़्यादा जो विविधता है वो खतरे में आ जाएगी। वो खतरे में आ जाएगी, वो कम हो जाएगी, डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। और उसके बाद में बहुत भयंकर चीज़ें हम देखने को हमें मिलेगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा हो सकता है फंगल फफूंद जनित रोग हों, बहुत ज़्यादा कीड़े हों, बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या हो, इस चीज़ें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। और फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों कम हो सकते हैं, क्योंकि यदि सीजन छोटा हो गया, ज़मीन की पानी धारण करने की क्षमता नहीं है, उसमें वेदर अबनॉर्मलिटी ज़्यादा होंगी और ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ की कमी आएगी, उस पौधे का बायोमास कम होगा, उसका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, और तो ओबियसली हमारी फसल की उत्पादन भी कम आएगा और उसकी क्वालिटी भी कम आएगी, क्योंकि किसी चीज़ को प्रॉपर टाइम मिलता है तभी उत्पादन और क्वालिटी बनती है। ये सब एग्रीकल्चर पे प्रभाव होने वाले हैं, ये कोई किताबी बातें नहीं है, यार प्रैक्टिकली हम ये चीज़ें फेस करने वाले हैं। तो हमें कहाँ जाना है, वही जो 4 कारण जिसके लिए हम थोड़े बहुत जहाँ भागीदार हैं। यदि हम डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ काटने में यदि हमारी भागीदारी है तो हम उसको हटाएं और हम पेड़ लगाएं। यदि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकीकरण को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमें जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उसको ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो उसको भी हम करें। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण विकासशील देशों के लिए परमिशेबल है कि वो कर सकते हैं औद्योगिकीकरण, क्योंकि विकसित देशों ने तो कर लिया, हम भी तो करेंगे हमारा विकास, तो ये हमारे लिए परमिशेबल है। लेकिन ज़रूरत ना हो वैसी चीज़ों की से हम थोड़ा परहेज़ करें, और जो भी एग्रीकल्चर में फाल्टी प्रैक्टिसेज हैं जो ठीक नहीं है इस धरती माँ के लिए, उनको हम कंट्रोल करें। और जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, जो हम ईंधन जलाते हैं, चाहे वो कोयला हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो,
वो ज़रूरत मुताबिक हम जलाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे खूब शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।